मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश का व्यतिकरण से लिया। अभी हमारा प्रकाश का व्यतिकरण ही चल रहा था, उससे लिया एक अंकिक। ठीक है, अब अंकिक जब हम सारा थ्योरेटिकल करा देते हैं, डेरिवेशन करा देते हैं, उसके बाद हम अंकिक लेते हैं जिससे आप लोगों के लिए फॉर्मूलाज और जो उसमें पुट करने की स्थिति होती है वो सारी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल उतार लीजिएगा। सवाल उतारने के बाद में फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, तो देखिए सवाल लिखा है आपका, यंग के द्विसलिट प्रयोग में, यंग का द्विसलिट प्रयोग हम ले रहे हैं और जब मैं द्विसलिट की बात करूंगी तो आपको वही पिक्चर आपके माइंड में तुरंत हो जानी चाहिए। ठीक है, दो तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम तथा 5000 एंगस्ट्रॉम के प्रकाश को प्रयुक्त किया जाता है। स्लिटों के बीच की दूरी 1 mm तथा स्लिटों व पर्दों के बीच की दूरी 1 मीटर है, तो ज्ञात कीजिए। तब आपके लिए 3 पॉइंट्स दे रखे हैं कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की दूरी क्या होगी, और 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी क्या होगी। ठीक है, यानी कि फ्रिंजों की स्थिति पूछी है इन्होंने। क्या चीज पूछी है? फ्रिंजों की स्थिति। और फ्रिंजों की स्थिति जो हम निकाल रहे थे वो x1 x2 वगैरह निकाल रहे थे, आपको ध्यान होगा। ठीक है, और तीसरा प्रश्न है आपका, केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी जहां पर दोनों तरंगदैर्घ्य से उत्पन्न दीप्त फ्रिंजें संपातित हों। इसमें ये पूछा है कि जहां पर यदि हम दोनों तरंगदैर्घ्यों को एक साथ अगर हम माने तो केंद्रीय उच्चिष्ट से वो न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए जहां पर दोनों तरंगदैर्घ्य से उत्पन्न दीप्त फ्रिंज जो है वो एक साथ हमें वहां पर दिखाई दे। यानी दोनों तरंगदैर्घ्यों से जो दीप्त फ्रिंज उत्पन्न हो रही है वो दीप्त फ्रिंज जो है वो कौन सी दीप्त फ्रिंज होगी कि जो वहां पर एक साथ दिखाई देंगी, संपाती होंगी। ठीक है, एक साथ वहां पर गिरेंगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपना चित्र ही देख लेते हैं कि चित्र हमने किस प्रकार लिया था। यहाँ से आपका ये सोर्स था, मेन सोर्स, और यहाँ से फिर आपकी स्लिट्स थी लगी हुई S1 और S2, और फिर आपका ये था क्या, पर्दा। ठीक है, यहाँ पर आपका पर्दा लगा हुआ था। पर्दा जो है हम यहाँ पर दिखा देते हैं। अब इसमें हमारा दे रखा है कि एक बार तो इन्होंने 6000 एंगस्ट्रॉम की लाइट को, तरंगदैर्घ्य की लाइट को इन्होंने यहाँ से सोर्स से दिया है। ठीक है, तो ये है आपका लैम्डा। क्या चीज है ये आपका? लैम्डा। लैम्डा बराबर कितना दे रखा है? 6000 एंगस्ट्रॉम। जब दूसरे प्रकाश की बात करें तो दूसरे प्रकाश के लिए जब दूसरी बार प्रकाश दिया गया तो वहां पर आपकी जो तरंगदैर्घ्य थी वो कितनी थी? 5000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर एक केस आपका बनेगा इधर, और यहाँ पर लैम्डा बराबर आपका बनेगा 5000। जो हम इसके लिए बात करेंगे वो यहाँ करेंगे, और जो 5000 एंगस्ट्रॉम के लिए बात करेंगे वो यहाँ करेंगे सेकंड पार्ट के लिए, और फर्स्ट पार्ट के लिए 6000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ आपकी आ जाती है 5000 एंगस्ट्रॉम, और प्रयुक्त किया जाता है। तो स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिटों के बीच की दूरी, स्लिटों के बीच की दूरी मींस ये वाली डिस्टेंस, ये जो आपकी डिस्टेंस है इसको इन्होंने कहा गया है, और ये हमने किससे डिनोट किया था? स्मॉल डी से। ठीक है, तो स्लिटों के बीच की दूरी यानी स्मॉल डी जो है वो आपका क्या है? 1 mm। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है स्लिट व पर्दों के बीच की दूरी 1 मीटर। स्लिट व पर्दों के बीच की दूरी, यानी स्लिट और पर्दों के बीच की दूरी जो थी वो आपकी कैपिटल डी से हम डिनोट कर रहे थे, तो वो आपका आ जाएगा कैपिटल डी। तो कैपिटल डी इज इक्वल आपके पास कितना है? 1 मीटर। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है, पहला पार्ट आपको ज्ञात करना है कि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज, क्या निकल रही है? केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज। हमें बात कर रहे हैं ये अदीप्त फ्रिंज की, है? और अदीप्त फ्रिंज कब मिलती है हमें? जब विनाशी व्यतिकरण होता है। और अदीप्त फ्रिंज के लिए फॉर्मूला जो लगाया था हमने, उस अदीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए कल वाला फॉर्मूला रिमाइंड कीजिएगा। तो
फॉर्मूला था आपका x इज इक्वल 2m माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2D। ये आपका स्टैंडर्ड आपका वो था फॉर्मूला था, ध्यान आ रहा होगा आपके लिए, ठीक है। ठीक, हमें फॉर्मूला पता चलेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बट अभी हमारे पास जो ये तीनों राशियां दे रखी हैं, इनकी तीनों की जो यूनिट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो सबसे पहले यूनिट सेम होनी चाहिए। सबसे पहले हम सवाल में क्या करते हैं, यूनिट्स को हम एक ही पद्धति के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम को जब हम करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 6000 गुणा 10 की घात माइनस के 10 मीटर, और या इसको हम लिख सकते हैं 6 गुणा 10 की घात, ये वाले तीन जब हमने कंसीडर किए यहाँ पर शून्य, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 7 मीटर। क्लियर हुआ सबके लिए? अब हम बात करते हैं स्मॉल डी की। तो स्मॉल डी है आपका 1 mm, और 1 mm में कितने मीटर होते हैं? 1 mm में होते हैं 1 × 10⁻³ मीटर्स। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर, और यह आपका ऑलरेडी मीटर में है तो इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ये बात क्लियर होगी सबके लिए? अब इसमें हम थोड़ा सा मैं इसको मूव करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ। सवाल तो सभी ने तो आ ही लिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा फॉर्मूला जो हमने अप्लाई किया है वो फॉर्मूला हमने ये वो वाला अप्लाई किया है जो किसके लिए हो रहा था? विनाशी व्यतिकरण के लिए हो रहा था। विनाशी व्यतिकरण के लिए हो रहा था। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर कौन सी फ्रिंजेस की बात की है इन्होंने? अदीप्त फ्रिंजेस की बात की है, ठीक है। ये बात सभी को क्लियर है? अब यहाँ पर हम वैल्यूज लगाते हैं। वैल्यूज लगाने से पहले इन्होंने एक चीज और किया है, यहाँ पर कौन सी फ्रिंज दी है? द्वितीय अदीप्त फ्रिंज। कौन सी फ्रिंज दी है? द्वितीय अदीप्त फ्रिंज। तो द्वितीय अदीप्त फ्रिंज लगाएंगे, तो द्वितीय अदीप्त फ्रिंज के लिए m बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 2। m बराबर हमने बताया था आपके लिए क्या होगा? 2। m बराबर 2 लगाएंगे तो देखेंगे क्या बनता है हमारा x इज इक्वल 2 इंटू, या m की जगह आ जाएगा आपका 2 माइनस 1 इंटू लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू 10⁻⁻⁷ इंटू कैपिटल D। कैपिटल D है आपके पास 1 अपॉन, अपॉन में आपका आता है 2 इंटू स्मॉल डी। तो 2 इंटू स्मॉल डी कितना है हमारे पास? 1 इंटू 10⁻⁻³ ये हमारी वैल्यूज लग गई। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 कर लेंगे, 2 और 2 मल्टीप्लाई, तो ये आपका 4 हो जाएगा, 4 में से बन गया 3। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻⁷ अपॉन 2 से इसका मल्टीप्लाई किया तो 2 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 10⁻⁻³ और इसको जब हमने हटाया तो ये आपका बन रहा है 9। और जब हम पावर हमने कंसीडर की 10 की पावर कंसीडर की तो आपके आ रहे -4। क्या आ रहा है? -4। और ये आपका आंसर है मीटर में। आपका आंसर ये भी ठीक है। और यदि आप इसको मिलीमीटर में चेंज करना चाहेंगे तो मिलीमीटर में चेंज करने के लिए इसमें आपकी जो 10⁻³ है ये वाले आपके मिलीमीटर में कंसीडर कर लिए जाएंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा, तब हमारा जो रिजल्ट होगा वो आ जाएगा मिलीमीटर में। यदि हम देखें तो 0.9 mm। ये भी आपका आंसर सही है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ, इसको थोड़ा सा मूव करती हूँ। मूव करने के बाद इस आंसर को मैं बॉक्स में बंद करती हूँ। यानी x बराबर मेरे पास आया 9 × 10⁻⁻⁴ मीटर, या हम इसको लिख सकते हैं 0.9 mm।
पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। तो ये आपकी स्थिति आ चुकी है, ठीक है। क्या ये बात सभी को समझ में आई? आपको पता चला हमें कौन सा फॉर्मूला पुट अप करना है इसमें, ठीक है। अब 5000 जो एंगस्ट्रॉम है उसके लिए आप रिमाइंड कीजिए कि किस तरह से करना है। पहले जरा समझ लीजिए इधर देखिएगा, ये क्या लिखा है आपका 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी 5000 एंगस्ट्रॉम आपका ये दे रखा है। उसके तरंगायत के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी, कौन सी दीप्त फ्रिंज की दूरी निकालनी है? तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो आपका m इज इक्वल क्या है आपके पास यहाँ पर 3। बट बाकी जो सारी चीजें हैं, क्योंकि इन्होंने जो ये जो लिया है वो सेटअप वही लिया है, सिर्फ यहाँ से तरंगदैर्घ्य जो चेंज की है, तो बाकी सारी चीजें आपकी सेम लगेंगी, सेम लगेगी। तो स्मॉल डी है आपका, वो क्या रहेगा? स्मॉल डी यही रहेगा, यानी कि 1 mm या 1 mm को हम लिख सकते हैं 1.0 × 10⁻³ मीटर, और कैपिटल डी आपका वही रहेगा 1 मीटर। अब इसके लिए जो आपकी फ्रिंज की स्थिति है, पहली बात तो देखिए कौन सी फ्रिंजेस है? दीप्त फ्रिंज। और दीप्त फ्रिंज कब पॉसिबल होती है? जब संकोची व्यतिकरण होता है, और संकोची व्यतिकरण के लिए जो फ्रिंजेस की स्थिति है उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं बेटा? m λd/स्मॉल d। देखिए ठीक, क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। अब इसके लिए यहाँ भी इसको चेंज करना पड़ेगा। 5000 एंगस्ट्रॉम नहीं लगाएंगे हम, इसको भी मीटर में चेंज करेंगे। मीटर में चेंज करेंगे तो ये भी आपका क्या बन जाएगा? जैसे हमने ये 6 × 10⁻⁻7 मीटर कर दिया है, वैसे ही यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 5 × 10⁻⁻7 मीटर। सारी चीजें हमारे पास m भी है, लैम्डा भी है, d भी है और स्मॉल d भी है। वैल्यूज लगा देंगे, और वैल्यूज लगा देने के बाद में हमारे पास आएगा m की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 3 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी? 5 × 10⁻⁷ इंटू d की वैल्यू कितनी आएगी? 1 ओवर ये हो जाएगा आपका कितना? d, यानी 1 × 10⁻⁻3। क्लियर हुआ? ये आपके पास हो जाएगा 15, और जो पावर्स आप कैरी करेंगे तो पावर्स आपके पास लग जाएगा 10⁻⁴। और जब इसको आप ये मीटर में आएगा यहाँ पर, और जब mm में चेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.5 mm। तो हम इसको लिख सकते हैं कि x बराबर 15 × 10⁻⁴ मीटर कर सकते हैं, या आपका 1.5 mm भी इसका आंसर हो सकता है। इसमें आपको दो चीज पता चली कि जो हमने सिर्फ एंगस्ट्रॉम को चेंज किया था, तरंगदैर्घ्य को चेंज किया था, और हमने ये देखा था कि केंद्रीय उच्चिष्ट से हम किस नंबर की और कौन सी फ्रिंज ले रहे हैं, किस नंबर की यानी m बराबर क्या ले रहे हैं, और कौन सी फ्रिंज ले रहे हैं, दीप्त ले रहे हैं या अदीप्त ले रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला पुट अप करेंगे। यदि दीप्त फ्रिंज है तो आपका संकोची व्यतिकरण वाला फॉर्मूला लगेगा, और यदि अदीप्त फ्रिंज है तो आपका विनाशी व्यतिकरण वाला फॉर्मूला लगेगा। उतार लीजिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगी।
थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं कि केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी निकालिए, केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी निकालिए जहां पर दोनों तरंगदैर्ध्यों से उत्पन्न दीप्त फ्रिंजें संपाती हो, यानी कि दीप्त फ्रिंजों की स्थिति जो है, दोनों तरंगदैर्ध्य से निकलने वाली जो दीप्त फ्रिंज है उनकी स्थिति सेम हो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कौन सी फ्रिंजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी फ्रिंजेस को बता रहे हैं, दीप्त फ्रिंजेस को। ठीक है, दीप्त फ्रिंज को बता रहे हैं, हम दीप्त फ्रिंज के लिए लिखेंगे यहाँ पर, दीप्त फ्रिंज के लिए लगने वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर। ठीक है, दीप्त फ्रिंजों की स्थिति या दीप्त फ्रिंजें जो है क्या है, संपाती होंगी। तो दीप्त फ्रिंजों के लिए सबसे पहले तो आप फॉर्मूला लगाते हैं x बराबर m लैम्डा कैपिटल D ओवर D। पहली बात तो ये, ठीक। और दूसरी बात ये कि दीप्त फ्रिंज जो है वो आपकी वो डिफरेंट, यानी दो तरह की तरंगदैर्ध्य है, तो दो तरह की तरंगदैर्ध्य के लिए अलग अलग लगेंगे, है ना, दोनों के लिए। तो हम ये इन्होंने ये कहा है कि दोनों क्या हो, संपाती हो। संपाती का मतलब दोनों के लिए, एक के लिए तो मैंने मान लिया 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए तो है x1, है ना, और 5000 एंगस्ट्रॉम के लिए क्या है, x2, दूसरे के लिए क्या है, x2। तो उसमें आपकी एक तो फ्रिंजेस की इन्होंने स्थिति पूछी, कौन सी फ्रिंजेस वहां पर संपाती रहेगी, तो एक तो आपका ये डिफरेंट होगा, ये m1 और ये m2 होगा, और दूसरा आपकी तरंगदैर्ध्य डिफरेंट है, लैम्डा वो कह रहे हैं ना, एक 5000 बेटा सीधे बैठिए, शांति से बैठिए। ठीक है, डिस्टर्बेंस मत कीजिए, आप समझिए, खुद भी समझिए और बच्चों को भी समझने दीजिए। ठीक है, लैम्डा 1 जो है वो आपकी एक बार 6000 एंगस्ट्रॉम लिया है और एक बार 5000 एंगस्ट्रॉम लिया है। तो यहां पर मैं बात कर रही हूँ 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए और यहां मैं बात कर रही हूँ 5000 एंगस्ट्रॉम के लिए। ठीक है, तो इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। जब इतनी चीजें क्लियर हुई, बाकी डी तो सेम ही रहेगा, जो मैंने अभी फिगर बनाया था उसमें आपकी जो स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी तो सेम ही है, और जो स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी आपकी सेम ही रहेगी, तो वो इनमें दोनों में क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है, अब इन्होंने कहा है संपाती हो, संपाती हो मतलब उनकी स्थिति सेम है, जहां पर 6000 एंगस्ट्रॉम से पड़ने वाली दीप्त फ्रिंज आ रही है, वहीं पर 5000 एंगस्ट्रॉम से पड़ने वाली दीप्त फ्रिंज की स्थिति हो केंद्रीय उच्चिष्ट से। तो दोनों के लिए यानी कि x1 और x2 दोनों के लिए क्या है बेटा, इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इक्वल होंगे तो ये हमारे पास हो जाएंगे x1 बराबर x2 संपाती होने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ रख देंगे m1 लैम्डा 1 इंटू डी अपॉन स्मॉल डी बराबर m2 लैम्डा 2 इंटू डी अपॉन स्मॉल डी। डी से ये डी कर दे। ठीक है, आपके पास जो मिल रहा है वो m1 लैम्डा 1 बराबर m2 लैम्डा 2। यहाँ तक की बात सबको क्लियर हुई या नहीं? ठीक है, तो अब हम देखते हैं m1 और m2 को कर लेते हैं एक साइड, यानी m1 अपॉन m2 बराबर लैम्डा को एक साथ लेते हैं तो लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा। अब ये आपके पास एक नया फॉर्मूला निकल के आ रहा है, नया फॉर्मूला निकल के आ गया। और लैम्डा 2 और लैम्डा 1 तो आपको पता ही है, तो हम यहाँ लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी है, लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी है 5000 एंगस्ट्रॉम, या हम इसको लिख सकते हैं, हमने इसको चेंज भी किया था। अब यहाँ तो आपकी सेम ही लगेगी, यहाँ आप वो भी लगा सकते हैं, चेंज वाली भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ 5 गुणा 10 की घात 7 में लिख सकती हूँ। ठीक है, 10 की घात माइनस के 7 और यहाँ है आपकी 6 गुणा 10 की घात माइनस के 7, इससे ये कटा। तो
m1/m2 बराबर आपके पास क्या आया 5/6। या हम यूं कह सकते हैं कि m1 और m2 का जो रेशियो है वो आपका आ रहा है 5:6। ये बात क्लियर हो गई? इसका मतलब ये है कि जो 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए जो दीप्त फ्रिंज, अब 5000 एंगस्ट्रॉम के लिए जो दीप्त फ्रिंज संपाती होंगी वो किस किस नंबर की होंगी? 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए तो होगी 5वें नंबर की और 5000 एंगस्ट्रॉम के लिए होगी 6ठे नंबर की। ये दोनों जो फ्रिंजेस हैं वो संपाती रहेंगी, यानी 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए, क्योंकि ये m1 है तो ये 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए बात कर रहे हैं, तो m1 जो है 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए बात कर रहे हैं, तो 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए जो फ्रिंज संपाती रहेगी किसके? 5000 एंगस्ट्रॉम के तरंगदैर्घ्य के लिए वो रहेगी 5वें नंबर की, और जो 5000 एंगस्ट्रॉम की तरंगदैर्घ्य संपाती रहेगी उसके वो रहेगी 6ठे नंबर। ये बात क्लियर हो गया सबके लिए? तो फिलहाल इतना उतारिए और फिर मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ। हो गया? अब इन्होंने पूछा है कि केंद्रीय चिष्ट से दूरी भी क्या रहेगी। क्या पूछा है? केंद्रीय चिष्ट से दूरी क्या रहेगी इनकी। तो केंद्रीय चिष्ट से दूरी मैंने आपको बताया सेम दूरी है, x1 = x2 है, तो उसको हम मान लेते हैं x, केवल x मान लेते हैं। और ये जो है आपकी क्या है m1 λ1 और d/d। मीन्स ये है कि जब हम तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम करेंगे तो 5वें नंबर की लगेगी। m1 जो है आप क्या लगाएंगे? 5 लगाएंगे, यानी λ1 के लिए 5 लगेगा और λ2 के लिए m2 यानी 6 लगेगा। ठीक है, तो हम एक के लिए ले लेते हैं, दूसरे के लिए सेम ही आएगी क्योंकि दोनों सेम जगह आपको मिल रही है, संपाती मिल रही है ना। 5000 एंगस्ट्रॉम की 6ठी दीप्त फ्रिंज सेम जगह मिल रही है और m2 के लिए, मतलब दोनों ही एक दूसरे के, जैसे मान लीजिए ये है आपका 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए 5वीं फ्रिंज और 5000 एंगस्ट्रॉम के लिए 6ठी फ्रिंज। ठीक है, तो हम लगाते हैं इसमें वैल्यू, देखते हैं बेटा कितना आता है। तो m1 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 5 और लैम्डा की कितनी वैल्यू है? 6 × 10⁻⁻7। d की वैल्यू कितनी है? 1 और स्मॉल d की वैल्यू कितनी है? 1 × 10⁻⁻3। तो ये आपके पास हो जाएगा 30 और ये जब मैंने कैरी किया इसको तो ये हो जाएगा -4। कितना मीटर? x बराबर कितना हो गया? 30 × 10⁻⁻4 मीटर। या हम इसको यदि mm में लिखना चाहें, x बराबर आपका आ जाएगा 3.0 × 10⁻, नहीं 10 नहीं आएगा, फिर जो 10 हट जाएगा आपका, क्योंकि वो मैंने इधर कैरी कर लिया, mm में कैरी कर लिया। ठीक है, 3m। ये दो आंसर आपके राइट। जो थर्ड प्रश्न था उसका आंसर ये कि कौन सी दूरी पर, केंद्रीय चिष्ट से कौन सी दूरी पर ये जो दोनों फ्रिंजेस हैं 5वीं और 6वीं, ये कितनी दूरी पर है, तो वो जो दूरी आएगी निकल के केंद्रीय चिष्ट से, वो ये दूरी निकल के है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि जो मैंने आपको पढ़ाया, जो मैंने आपको फॉर्मूलाज वगैरह कराए थे, डेरिवेशन कराए थे, उसके बाद जब मैंने ये सवाल कराया आपको तो सारे ही चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। और ये सबसे बड़ा सवाल था, इस पर आधारित और जो सवाल हैं वो आप घर पे कीजिएगा और वो सारे ही सवाल आप उनको अच्छे से कर पाएंगे, ईजीली कर पाएंगे। ठीक है, बट सवाल की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। धन्यवाद बेटा।